हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएस वन में। और इसमें हम आज देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास हम स्पेक्ट्रम बुक से करेंगे। स्पेक्ट्रम बुक का आपको विद सॉल्यूशन या जो भी उसमें डाउट होते हैं समझने में, वो हम इस बुक में करेंगे। बुक तो सब पढ़ ही लेते हैं, बुक तो है ही होगी सबके पास। देखिए, सबसे पहले देखिए इसमें कि 2020 में 8 क्वेश्चन आए थे मॉडर्न हिस्ट्री से। 2019 में 9 आए थे, 2018 में 13 आए थे, और 2017 में 9 क्वेश्चन आए थे, और 2016 में देखें तो 8 क्वेश्चन, 2015 में भी 8 क्वेश्चन आए थे, और 2014 में 12 क्वेश्चन। देखिए, 8 से 10 क्वेश्चन का एवरेज एक रहता है कि मॉडर्न हिस्ट्री से 8 से 10 क्वेश्चन आते जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन में सबसे पहले कंपनी के बारे में देखें। कंपनी शॉर्ट अभी इंडेक्स चाहो तो आप बना सकते हो। एक तरफ है कंपनी का नाम, दूसरी तरफ है स्थापना वर्ष, और जो लास्ट में वो है भारत में पहली कोठी किस जगह या कहाँ स्थापित हुई। देखिए, सबसे पहली जो कंपनी आई वो आई पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कब आती है? ये आती है 1498 ईसा पूर्व में। और सबसे पहली जो कंपनी थी वो कोचीन में 1503 ईस्वी में लगती है। अगली जो कंपनी आई वो आई डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में आती है। और सबसे पहले इसकी जो कोठी है वो भारत में मछलीपट्टनम 1605 में सबसे पहले ये इस कंपनी की स्थापना भारत में होती है। अगली जो कंपनी है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आती है, और इसकी जो स्थापना है वो सूरत में, भारत के सूरत में राज्य में 1608 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। अगली जो कंपनी है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 1616 ईस्वी में आती है, और भारत में ट्रांकवेर जो एक जगह है वहाँ पे 1620 में इसकी स्थापना होती है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में आती है, और इसकी जो पहली कंपनी है भारत में सूरत में 1668 ईस्वी में बनती है, स्थापित होती है। अगली जो कंपनी आती है वो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 ईस्वी में, और कंपनी बनती है भारत में गोहन वर्ग में। वास्को डी गामा द्वारा भारत एक यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज के कारण क्या क्या थे। वो खोज करने निकला, तो वास्को डी गामा क्यों निकला, उसके कोई रीजन होंगे। तो सबसे पहला जो रीजन था वो कस्तूतुनिया पर तुर्कों का आक्रमण। जो कस्तूतुनिया है एक मध्य एशिया में, उस पर तुर्कों का आक्रमण हो जाता है। सेकंड जो कारण था वो था जहाजरानी निर्माण एवं नौ परिवहन में प्रगति। तीसरा जो कारण था वो था पुनर्जागरण की भूमिका। देखिए, भारत में व्यापार कर अधिक धन कमाने की लालसा, ये भी कारण था। एक अगला कारण ये था कि यूरोप एवं एशिया के व्यापार पर वेनिस एवं जेनेवा के व्यापारियों का अधिकार हो उस टाइम। और एशिया का अधिकांश जो व्यापार था वो अरबवासियों के हाथ एवं भूमध्य सागर तथा यूरोपीय व्यापार इटली वालों के हाथ में था। अब वास्को डिगामा के बारे में देख लो। ये पुर्तगाल का निवासी था। कैप ऑफ गुड होप होते हुए एक गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मुनीक की सहायता से कालीकट बंदरगाह पर कप्पक डाबू नामक स्थान पर पहुंचा। किसके पथ प्रदर्शक? अब्दुल मनिक के पथ प्रदर्शक। और कहाँ पहुंचा? कालीकट बंदरगाह पर
एक कपक डाबू नामक स्थान है, वहां पे पहुंचा। कब पहुंचा? 17 मई 1498 ईस्वी में। अब आप इसमें देख लीजिए, ये मैप है, ठीक है। मैप में जो रेड रेड है वो है एक उसके जो पुर्तगाल से भारत आने का एक रास्ता, इस तरह से वो भारत आए। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। सेकंड पॉइंट, पेड्रो अल्ब्रेज केवल भारत पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाली था जो 1500 ईसा पूर्व में आया था। अगला, 1502 ईसा पूर्व में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। अगला, भारत में आने वाली यूरोपियन कंपनी का आगमन। पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। ये क्रम जिस क्रम में उसी क्रम में याद रखें, क्रम भी कभी कभी पूछ लेता है। तो पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। ठीक है, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। पुर्तगाली 1503 ईस्वी में कोचीन, जिसे कोल्लम के नाम से भी जाते हैं, उसमें प्रथम फैक्ट्री खोली। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। इसने 1509 ईस्वी में मिस्र एवं तुर्की व गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार किया। किस पर किया? द्वीप पर अधिकार किया। ब्लू वाटर पॉलिसी, हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगीज नियंत्रण स्थापित करने के लिए अल्मेडा ने शुरू की थी ब्लू वाटर पॉलिसी। अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक मानते हैं इसको। और पुर्तगाली सेना में भारतीयों की भर्ती प्रारंभ होती है इसी के काल में, और पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों के विवाह के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर रोक लगाई इसने, और बीजापुर के आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर नियंत्रण स्थापित किया। फारस खाड़ी पर स्थित हरमुज पर अधिकार किया। अधिकार का क्रम था, सबसे पहले इसने गोवा पर 1510 ईस्वी में किया, उसके बाद मलक्का में 1511 में किया, और हरमुज पर 1515 में किया। तो आपको क्रम ये भी याद होना चाहिए कि गोवा पर अधिकार कब किया? 1510 ईस्वी में, मलक्का पर 1511 में, और हरमुज पर 1515 में। गोवा को राजनीतिक व सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी उभारा गया इसको। और नीनो डी कुना एक और नया फ्रांसिस्को आया था। ये गोवा को पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी बनाया इसी ने। नीनो डी कुन्हा ने गोवा को पुर्तगीज राज्य की औपचारिक राजधानी बनाया। सैंथोमी, इसे ये मद्रास में, हुगली, बंगाल द्वीप में पुर्तगीज जो बस्तियों की स्थापना भी हुई। और पुर्तगालियों के पतन का कारण था कि भारतीय स्त्रियों से विवाह एवं धर्मांतरण का हस्तक्षेप करना इसमें, और व्यापारिक प्रशासन में अकुशलता, और रिश्वतखोरी एवं शासकीय नियुक्तियों में भ्रष्टाचार भी हो रहा था। और डचों का प्रवेश एवं सैन्य चुनौती, इनके पास इतनी अच्छी सेना नहीं थी, और उस समय डच भी एक इनसे बेहतर ही थे। का आर्मेडा काफिला, समुद्री व्यापार पर नियंत्रण की व्यवस्था भी इसी के काल में होती है। का आर्मेडा काफिला, इसके अंतर्गत कोई भी भारतीय या अरबी जहाज बिन परमिट लिए अरब में नहीं जा सकता था। का आर्मेडा का जो इसके काल में था कि कोई भी भारतीय हो या अरबी हो, जहाज बिन परमिट लिए अरब सागर में नहीं जा सकता था। इन जहाज़ों में काली मिर्च व गोला बारूद ले जाना निषेध था। जो व्यापार अच्छा था उस पर ये नियंत्रण अपना कर रहे थे।
पुर्तगालियों की भारत की देन, जो पुर्तगालियों से हमें प्राप्त हुआ है वो क्या क्या है। भारत का जापान से व्यापार शुरू करने का श्रेय सबसे पहले इन्हीं को जाता है। सबसे पहले व्यापार था जो जापान से इन्होंने ही शुरू किया था। भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाना भी इन्हीं का उद्देश्य था। भारत में तंबाकू की खेती का विकास किया, वो भी इन्हीं के काल में हुआ, तो इनकी देन ये भी है। और भी है, भारत में गौथिक स्थापत्य कला का आगमन इन्होंने ही किया। विभिन्न प्रकार के फल, पपीता, संतरा, लीची, अनानास, काजू, बादाम, शकरकंद आदि विदेशों से भारत लाए, मतलब खेती करने। डच पुर्तगीजों के बाद भारत आए नीदरलैंड व हॉलैंड के निवासी थे ये। कंपनी का नाम यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। भारत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में हुई। डचों का भारत में प्रथम दल कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में भारत आया। किसके? द कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में। बंगाल में डचों ने प्रथम फैक्ट्री की स्थापना पीपली में की थी। कहाँ की थी? पीपली में। डचों द्वारा स्थापित कारखाने, प्रथम मछलीपट्टनम, दूसरा पत्तोपोली निजामपट्टनम में, तीसरा पुलिकट में। अन्य थे इसके जो वो थे सूरत, बिम्बलीपट्टनम, बकराइकल, चिंसुरा, कोचीन, कासिम बाजार, बालासोर, नागपट्टनम। मुख्यालय कहाँ था? पलिकट को डचों ने व्यापारिक केंद्र व मुख्यालय बनाया। किसको? पलिकट। 1690 में पुलिकट के स्थान पर नागपट्टनम को मुख्यालय बनाया। 1690 में स्थापित कोट चिंसुरा में गुस्तावुस फोर्ट की स्थापना हुई, वो हुई 1653 ईस्वी में। कोच्चि में फोर्ट विलियम की स्थापना 1663 ईस्वी में होती है। स्थापित कोट हो गई है। नोट करके, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। भारत में डचों के आने से सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ। सूती उद्योग वस्त्र, भारत में भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। डचों के पतन के कारण, डच कंपनी पर सरकार का सीधा नियंत्रण था। कंपनी के आयोग प्रशासक एवं कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार, डचों की भारत से अधिक रुचि इंडोनेशिया एवं मसाला द्वीपों में थी। भारत में इतनी थी कि उनकी रुचि इंडोनेशिया एवं मसाला द्वीपों में अधिक थी। इस वजह से उनका पतन जल्दी हो गया। बेडरा का युद्ध होता है। बेडरा किस जगह? बंगाल में एक जगह है बेडरा। 1758 में होता है। अंग्रेजों ने डचों को बुरी तरह पराजित किया। अंग्रेजों ने किस किस के बीच हुआ? अंग्रेज और डचों के बीच। डचों की भारत में शक्ति समाप्त हो जाती है। अंग्रेज आ जाते हैं। 1599 में लंदन में व्यापारियों के एक समूह ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज नामक कंपनी स्थापित की। गवर्नर एवं कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज नामक कंपनी की स्थापना पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने हेतु इसे बनाया गया। 1599 में जॉन मिल्टन हॉल नामक अंग्रेज स्थल मार्ग से भारत आया था। 1599 में कौन आया था? जॉन मिल्टन नामक। कहाँ का था? अंग्रेज। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिसंबर 1600 में 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। यह अधिकार समुद्र मार्ग से व्यापार करने के लिए था। जेम्स प्रथम द्वारा भेजे गए दूत कैप्टन हॉकिंग्स को भेजा गया। किसके द्वारा? जेम्स प्रथम के द्वारा। 1608 ईस्वी में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज कैप्टन हॉकिंग्स के नेतृत्व में भारत आया, जो सूरत बंदरगाह पर पहुंचा।
समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला व्यक्ति भी कैप्टन हॉकिंस था। ये है सूरत, आपको रेड कलर से दिख रहा होगा, पॉइंट दिख रहा होगा। इस जगह पहुंचा, ये तट है, तट, और तट पर पहुंचना आसान था। तट पे पहुंच गया, वो ऐसी जगह ही पहुंच गए थे जहां सब कुछ मिलना। अगला, शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ध्यान मसालों के व्यापार, विशेषकर इंडोनेशिया से काली मिर्च और मसाला प्राप्त होने वाले द्वीप तक केंद्रित रखा। शीघ्र ही अंग्रेज ने भारत की वस्तुओं विशेषकर कपड़े के महत्व को समझा और वे उसका उपयोग मसाले खरीदने के लिए करने लगे। जहांगीर ने पहले हॉकिंस को सूरत में व्यापार की अनुमति दी। किसने? जहांगीर ने। ठीक, परंतु स्थानीय सौदागर एवं पुर्तगाली के विरोध के कारण अनुमति रद्द कर दी। 1612 ईस्वी में सवाली के युद्ध में अंग्रेज कैप्टन मिडलटन ने पुर्तगीज सेना को परास्त किया। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेज को सूरत में स्थायी फैक्ट्री लगाने का अनुमति दे दी कि जाओ बेटा तुम फैक्ट्री लगा लो, व्यापार करो। क्यों? दमखम था उनमें लड़ने का भी। फैक्ट्री की स्थापना हो जाती है। कैसे कैसे होती है? दक्षिण में अपना पहला कारखाना 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में खोल लेते हैं बोलो, और 1613 में सूरत में अंग्रेज के प्रथम स्थायी फैक्ट्री की स्थापना की। स्थायी 1611 और 1613 ईस्वी में पहला कारखाना 1611 में और 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों ने प्रथम स्थायी फैक्ट्री की स्थापना कर ली। इसका अध्यक्ष टॉमस एल्डवर्थ बनाया गया। कौन बनाया गया अध्यक्ष? टॉमस एल्डवर्थ। देखने भाई मछलीपट्टनम का है, पिंक कलर से आपको हाईलाइट कर रखा है। सर टॉमस रो जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 सितंबर 1615 ईस्वी में सूरत पहुंचा। सर टॉमस रो जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 सितंबर 1615 ईस्वी में सूरत पहुंचा। 10 जनवरी 1616 में टॉमस रो जहांगीर से मिलने अजमेर पहुंच गया। हालांकि वह मुगल शासक जहांगीर के वाणिज्यिक संधि करने से असफल रहा, किंतु मुगल भारत में सर्वाधिक स्थान पर कारखाने स्थापित करने के लिए उसके विभिन्न विशेषाधिकार प्राप्त कर लिए। रो ने सहायक प्राप्त करने के लिए कूटनीति का प्रयोग किया। जैसा कि विलियम हॉकिंस 1609 में जहांगीर के दरबार में पहुंचा, लेकिन सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति प्राप्त करने में असफल रहा था, उसी तरह 1615 में थॉमस रो मुगल दरबार में गया और 1619 तक रहा। साथ ही पुर्तगालियों के जहाज को लूटना भी जारी रखा। 1620 ईस्वी में नौसेना युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को परास्त कर दिया और पुर्तगालियों का खतरा लगभग समाप्त हो गया था। 1633 ईस्वी में मुगल सेना ने बंगाल में हुगली में पुर्तगालियों को खदेड़ दिया। अंग्रेजों का व्यापारिक विस्तार होता है। फिर 1623 ईस्वी तक सूरत और मछलीपट्टनम के अतिरिक्त भड़ौच और अहमदाबाद में कारखाने खोले। 1625 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत की किलेबंदी कर दी और 1652 और 54 के दौरान अंग्रेज डच से शत्रुता के कारण भारत में पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों के निकट आ गए। 1661 में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगालियों की राजकुमारी से विवाह कर लिया। अब कहाँ जाओगे? जिससे दहेज स्वरूप बम्बई टापू मिल गया। 1687 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बम्बई हो गया। पूर्वी भारत में कंपनी का बढ़ता प्रभाव। 1630 ईस्वी के बाद पूर्वी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव तेजी से बढ़ा और 1663 में उड़ीसा के वालासोन और 1651 में बंगाल के हुगली में कारखाने स्थापित कर दिए।
1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के बंदरगाहों से व्यापार कर एकाधिकार प्राप्त कर लिया और 1633 ईस्वी में पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना वालासोर और हरिहरपुरा में स्थापित किया। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास और पट्टे पर लेकर वहां फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। 1658 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल तट सेंट जॉर्ज किले के नियंत्रण में आ गए। 1680 में मुगल सम्राट ने कंपनी पर जजिया कर लगाया। कलकत्ता में व्यापार की शुरुआत। बंगाल के सूबेदार शाह जुजा ने 1651 में एक फरमान जारी कर बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार अंग्रेजों को प्रदान कि भाई तो हमें 3000 रुपये देते रहना और आप पूरे बंगाल पर व्यापार करो। अंग्रेजों भाई खुश हो गए, उन्हें बोला बिना कुछ किए जगह मिल गई व्यापार के लिए, चलो 3000 रुपये देते रहेंगे वार्षिक पे आपको। 1651 में ब्रिजमैन के नेतृत्व में बंगाल के हुगली नामक स्थान पर प्रथम अंग्रेजी कारखाना की स्थापना हो गई। हुगली के बाद कासिम बाजार, पटना एवं राजमहल में अंग्रेजी कारखाने खोले जाने लगे। 1686 ईस्वी में एवं औरंगजेब की भिड़ंत हुई। कारण यह था कि हुगली में अंग्रेजों द्वारा लूट पाट होने लगी। लड़ाई में अंग्रेजों की हार हुई एवं अंग्रेजों को हुगली से भागना पड़ गया। 1691 में फरमान द्वारा औरंगजेब ने एक निश्चित वार्षिक राशि के बदले बंगाल में चुंगी रहित व्यापार करने की अनुमति दी। सूतानती में अंग्रेजों द्वारा कारखाने की स्थान मिली और 1696 में एक जमींदार शोभा सिंह द्वारा बगावत हो गई। औरंगजेब ने 1.5 लाख रुपए जुर्माना लेकर पुनः व्यापार की छूट प्रदान कर दी। 1698 में बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने सूतानती, कोलकाता व गोविंदपुर की जमींदारी अंग्रेजों को सौंप दी। उस समय सूतानती, कोलकाता एवं गोविंदपुर का जमींदार इब्राहिम खां था। इसके फलस्वरूप 90 वर्षों के भीतर कंपनी को 3 प्रमुख बंदरगाह बम्बई, मद्रास एवं कलकत्ता पर अधिकार हो गया। जॉब चॉर्नोक ने सूतानती, कोलकाता एवं गोविंदपुर को मिलाकर एक नए नगर कलकत्ता की नींव रखी। इसी कारण जॉब चॉर्नोक को कलकत्ता का संस्थापक कहा जाता है। यानी कि कलकत्ता का संस्थापक किसको कहा जाता है? जॉब चॉर्नोक को। 1700 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना की गई। इसका गवर्नर चार्ल्स आयर को बनाया गया। 1700 ईस्वी में कलकत्ता को पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित कर दिया गया। डैन, अब आते डैन लोग। अंग्रेजों के बाद डैनिश 1616 में भारत आए। डैन लोगों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना 1620 ईस्वी में त्रावणकोर जो तंजौर में की थी। डैन लोगों ने दूसरी फैक्ट्री 1776 ईस्वी में श्रीरामपुर जो बंगाल में है उस जगह स्थापित की थी। 1745 में डैन लोगों ने अपनी सभी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेच दी एवं भारत छोड़कर चले गए। उनको और बना हुआ धैर्य होता है एक धैर्य, वो धैर्य चाहिए। अंग्रेजों ने धैर्य जताया, और भी तो शासन कर सकता था कोई। मेन चीज है धैर्य। अगर वो धैर्य पुर्तगाली भी धैर्य जमाए रहते और तो वो ही भारत पे करते, अंग्रेज शायद नहीं आते। चलो छोड़ो। फ्रांसीसी आते हैं। लुई 14वें के मंत्री कोलवर्ट ने 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। कंपनी देश इंडसे ओरिएंटल इसका नाम था। कंपनी वित्तीय संसाधनों के लिए राज्य पर निर्भर थी। पहला व्यापारिक कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में खोला गया और इसका नेतृत्व फ्रांसिस कैरो ने किया था।
और दूसरी फैक्ट्री मुसली पट्टनम में खोली गई थी। और 1773 ईस्वी में फ्रांसिस वार्टन ने सूबेदार बलकोडापुर जो शेरखा लोधी से सूबेदार शेरखा लोधी से परदोचुरी नामक एक गांव प्राप्त किया जो बाद में पांडिचेरी नाम से जाना जाता था। पांडिचेरी नाम का पूर्व नाम क्या था, तो पारदुचुरी नामक था इसका। पांडिचेरी में ही फ्रांसिस मार्टिन ने फोर्ट लुई का निर्माण किया। 1674 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान ने एक स्थल फ्रांसिस्को को प्रदान किया, जहां फ्रांसीसियों ने 1690 और 92 ईस्वी में फ्रांसीसी कोठी चंद्रनगर की स्थापना की। 1693 ईस्वी में डचों ने अंग्रेजों की सहायता से पांडिचेरी को छीन लिया। 1797 ईस्वी में रेजविक को संधि से फ्रांसीसियों को पांडिचेरी पुनः प्राप्त हो गया। 1721 में फ्रांसीसियों ने मॉरिशस पर अधिकार कर लिया और 1724 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मालाबार जो माही पर है मालाबार पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एवं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना व्यापारिक उद्देश्यों से हुई थी। शीघ्र ही इन दोनों कंपनी का उद्देश्य व्यापार के साथ राजनीतिक हितों से जुड़ गया। दोनों कंपनियों का। इसी बीच कर्नाटक प्रथम युद्ध होता है। यह युद्ध 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ। ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी के युद्ध का विस्तार मात्र था। तत्कालीन कारण उस समय ये थे कि अंग्रेज कैप्टन वानेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जलपोतों पर कब्जा कर लिया जाना और फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर लाबूदने की सहायता से मद्रास पर अधिकार कर लेना था। सेंट थोमे का युद्ध 1744 से 1749 फ्रांसीसी सेना एवं कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच आंड्यार नदी के किनारे होता है और इस युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कैप्टन पैराडाइज ने किया। यूरोप में ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध की समाप्ति एला साफेल या एक्स लासाफी की संधि के साथ 1748 में हुई। प्रभाव स्वरूप भारत में भी युद्ध समाप्त हो गया। कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1749 से 1754। पहला युद्ध 1746 से 1748 और दूसरा युद्ध 1749 से 1754। कारण उसमें उस समय ये थे कि डुप्ले की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ती गई और कर्नाटक के नवाब के पद के लिए संघर्ष होने लगा। ये मुख्य कारण था कि कर्नाटक का नवाब कौन बनना चाहिए, कौन नहीं बनना चाहिए। और दक्क के सूबेदार का पद। कर्नाटक के नवाब के लिए फ्रांसीसियों ने चांद साहब का समर्थन किया और वहीं अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन का समर्थन किया। अब अलग अलग बट गए, दोनों तरफ भारतीय हैं। दक्कन के सूबेदार के लिए फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग का समर्थन किया, वहीं अंग्रेजों ने नासिर जंग का समर्थन किया। अंबूर का युद्ध होता है, वो होता है अगस्त 1749 में। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में ही होता है, छोटा सा युद्ध। मुजफ्फर जंग चंदा साहिब एवं फ्रांसीसी सेना सहित रूप से अनवरुद्दीन को हरा दिया गया। चांद साहब कर्नाटक का नवाब एवं मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया और चंदा साहब ने अकार्ट को अपनी राजधानी बनाया। तिरुचनापल्ली के संघर्ष। तिरुचनापल्ली अंग्रेज के अधिकार में था, जिसे फ्रांसीसी जीतना चाहते थे। 1752 ईस्वी में स्ट्रिंगर लॉरेंस जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था, वो अगला फ्रांसीसी नेता सेना की पराजय हो गई इसमें।
चंदा साहब की हत्या तंजौर के राजा ने कर दी गई और परिणाम ये हुआ कि डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया गया कि आप आ जाओ, अब आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। 1755 में पांडिचेरी की संधि के तहत दोनों दल राजाओं को आपसी झगड़े से दूर रहने के लिए राजी हो गए। मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बन गया और फिर इसी के बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध हो जाता है। वो कब होता है? 1758 से 63। कारण उस समय ये थे कि 1756 ईस्वी में यूरोप के सप्तवर्षीय संघर्ष के कारण के आरंभ होते ही भारत में अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच शांति समाप्त हो गई। युद्ध का तत्कालीन कारण था कि लॉर्ड क्लाइव और वॉटसन द्वारा बंगाल स्थित चंद्रनगर पर अधिकार करना था। इसी बीच वांडीवास का युद्ध होता है 1760 में कर्नाटक के तृतीय युद्ध के बीच में। छोटा सा युद्ध वांडीवास का युद्ध 1760 में। ये जो छोटे छोटे युद्ध हुए ना, ये बहुत निर्णायक युद्ध थे उस समय। ये बिल्कुल युद्ध का निर्णय ही बदल देते थे कि आगे क्या होने वाला। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट ने एवं फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट द लाली ने किया। इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया और इस युद्ध में हार के बाद भारत में फ्रांसीसियों का अस्तित्व लगभग समाप्ति हो गया था। भारत में फ्रांसीसियों के हार के कारण फ्रांसीसी कंपनी सरकारी थी, इसके लाभ एवं हानि के प्रति कंपनी के डायरेक्टर उदासीन थे। यूरोप में संघर्ष में फ्रांसीसियों का उलझे रहना, मतलब यूरोप में जो संघर्ष हो रहे थे उसमें जो फ्रांसीसी थे उसमें उलझे रहे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। भारत में कंपनी की गतिविधियों पर अधिक ध्यान न देना कारण था इनका। भारत का बंगाल पर अधिकार था, अधिक था, अंग्रेजों का बंगाल पर अधिक था, जहां से अंग्रेजों का अपार धन और प्राप्ति। देखो इसे ऐसा समझे, जिस जगह जहां से ज्यादा धन प्राप्त होता था उस जगह अंग्रेजों का सबसे ज्यादा ध्यान था और सबसे ज्यादा अंग्रेजों का वहीं पर अस्तित्व था। उनका वो गढ़ था, चाहे कुछ कह लो, उनका वो, चाहे वो वहाँ पे जो जगह जहाँ से उन्हें धन ज़्यादा प्राप्त होता था उस जगह को वो छोड़ना नहीं चाहते थे। वो कहते थे बस इस जगह को नहीं, और इस जगह को जहाँ पे उन्हें लगता है हमारे पास ये नहीं है तो उसे हर तरह से वो लेना चाहते थे। उन्होंने ले लिया और वो सफल हुए उनमें। तो जबकि फ्रांसीसियों के पास पांडिचेरी एवं अन्य ऐसे स्थान थे जहाँ से सीमित सीमा में धन प्राप्त होता था, ये भी एक कारण था। फ्रांस की नौसेना शक्ति समाप्त हो जाना, फ्रांस की जो नौसेना शक्ति थी वो समाप्त हो गई। अंग्रेजी कंपनी का राजनीतिक तथा सैनिक नेतृत्व फ्रांसीसी कंपनी की अपेक्षा अधिक उत्तम था। ये भी बात सही है कि अंग्रेज जो कंपनी थी उसका राजनीतिक और सैनिक नेतृत्व बहुत मजबूत था और फ्रांसीसियों का उससे अगर तुलना की जाए तो बहुत कम मजबूत था। बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हो जाती है। सबसे पहले होता है प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के नदिया जिले में गंगा के किनारे प्लासी नामक स्थान पर रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में